हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा। फिर से आपका टीच मंत्रा में स्वागत है। जैसे कि मैं आपको टिश्यू पढ़ा रहा था और एक क्लास हमारी हो चुकी है और पहला चैप्टर हमारा फिनिश भी हो चुका है और ये हमारा दूसरा चैप्टर है टिश्यू। और टिश्यू के बारे में हमने आपको इंट्रो करा चुके थे कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू कैसे बनते हैं, क्या हमारे जीवन में यानी जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है वो एक ही होती हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था। और फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो टिश्यू की डिफिनेशन होती है वो एक ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक निश्चित समय पर एक निश्चित प्लेस में और एक निश्चित ग्रुप द्वारा किया गया कार्य ऊतक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट टिश्यू की बात आती है। जैसे कि मेरा ये आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू होता है और एक आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो विभज्य ऊतक, और दूसरा जो उसको बोलते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू को बोलते हैं विभज्य ऊतक, और जो परमानेंट टिश्यू होता है उसे स्थायी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको विभज्य ऊतक बता चुके थे, आज हमारा रहेगा उसमें स्थायी ऊतक। आज हम बात करेंगे अपने स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक को हम लोग परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू होते क्या है ये बताएंगे। जब विभज्य ऊतक ऊतक अपनी शक्ति खो देते हैं, यानी कि जब मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो अपनी शक्ति खो देते हैं, जिसके स्वरूप वो मृत हो जाती हैं। तो मृत हो जाते हैं तो वो स्थायी हो जाते हैं, स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। जो हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो जो हमारी मैरिस्मेटिक टिश्यू होती है वो क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, उसी प्रकार से विभज्य ऊतक यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं विशिष्ट आकार की होती हैं और विभिन्न आकार तथा ये हमें अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में मिलती हैं और स्थानीय ऊतक का विकास करती हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक, क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसमें भी अब हम लोग पहले किसकी बात करेंगे, सरल स्थायी ऊतक की, कि सरल स्थायी ऊतक होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अब सरल स्थायी ऊतक। ठीक, तो सरल स्थायी ऊतक के कुछ पहले इसमें यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखे हैं जिससे कि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक होते क्या है, एपिडर्मिस के नीचे यानी कि जो एक लेयर होती है, एक लीफ है या फिर कुछ कहते हैं कि ये लीफ है एक तरीके से। ठीक है, इसकी जो ऊपर की पहली लेयर होगी वो एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल या सरल स्थायी ऊतक होते हैं। यानी कि इसके नीचे की जो यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो सरल स्थायी ऊतक होंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि वो पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाता है, इसके नीचे जो होगा वो पैरेन्काइमा अधिक पाया जाएगा। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे मैंने सेल्स बनाई है पैरेन्काइमा की, ये हमारा पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा सेल्स है। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, जो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होंगी वो पैरेन्काइमा की होंगी। ठीक है, ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण करती रहती हैं। कुछ पैरेन्काइमा क्लोरोफिल पाया जाता है, पैरेन्काइमा में कुछ क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि ये इंटरसेलुलर स्पेस की जगह पर कुछ क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये ऊतक प्राय भोजन बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है, जैसे कि लीफ अपना या प्लांट अपना भोजन बनाते रहते हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमा पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद
पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसकी यांत्रिक कोशिकाएं लंबी तथा अनियंत्रित ढंग से कोने कोनों पर मोटी होती हैं, कहीं पतली होती हैं, इस तरीके से इकट्ठा होती हैं। तो ये हमारा बीज का कुछ कम, बीच में जो होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि स्पेस कम होता है। तो ये हमारा था पैरेन्काइमा यानी कि सिंपल टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग अब करते हैं कि आगे क्या है, दूसरा जो है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करते हैं। पैरेन्काइमा तो हो गया है, अब कोलेनकाइमा की बात करेंगे। ये हमारा कोलेनकाइमा है। ठीक है, तो कोलेनकाइमा के क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा था कि कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। जो कोलेनकाइमा होता है वो पेड़ को लचीला बनाता है। ठीक है, तो ये जैसे पेड़ को लचीला बनाता है, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं तालाबों और नदियों में जो प्लांट होते हैं उनके पे ज्यादातर कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं जो कि लचीले और जो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। तो ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। ये अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है जो कि प्लांट को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जैसे कि आपने नारियल के भाग के ऊपर का जो एपिडर्मिस के नीचे जो रेशे होते हैं आपने उनको देखा होगा, वो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। ये सेल मृत होती हैं यानी कि ये डेड सेल्स होते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता। ये लॉन्ग एवं थिन होती हैं यानी कि लंबी और पतली होती रहती हैं। ठीक है, ये टिश्यू तने और संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल के पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके के रूप में उपस्थित होती है। यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं फल होता है, फल के ऊपर पे दूसरे हिस्से यानी एपिडर्मिस के नीचे जो पाया जाएगा वो हमारा स्क्लेरेनकाइमा का होगा, वो उसको मजबूत बनाती है। जैसे चाहे वो चिक्कल के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, और जो समान मंडल को बनाता है। ये पौधों के मजबूती देता है, यानी कि ये पौधे या बीज या फल कुछ भी होगा उसको मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी होती है, यानी जो पूरा प्लांट होता है वो पूरा एपिडर्मिस से ढका रहता है, यानी कि एपिडर्मिस की लेयर से ढका रहता है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट्स हो, सबकी रक्षा करेगा। ठीक है, एपिडर्मिस सेल प्लांट की एक्सटर्नल लेयर पर प्राय एक मोम जैसी जो क्या कहते हैं हमारी ये लीफ है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, ये लीफ होती है हमारी, ये लीफ है। ठीक है, ये लीफ है। लीफ पे आपने देखा होगा हमेशा एक चिकनी सी लेयर होती है, कभी छू के देखिएगा तो वो एक चिकनी सी लेयर मिलती है, तो वो हमारी जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस जो होती है वो चिकनी होती है, मोम जैसी होती है, जल का प्रतिरोध परत बनाती है। ठीक है, क्योंकि इस सेल का जो उत्तरदायित्व है उसका काम होता है कि वो किसी भी चीज के यानी किसी भी पार्ट की रक्षा करना होता है। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस सेल का उत्तरदायित्व है रक्षा करना। अधिकांश एपिडर्मिस सेल अपेक्षाकृत चपटी होती हैं, यानी कि चपटी में ऐसे एक लाइन ये हो सकती है, चपटी होती है। आप लोग जानते हैं चपटी क्या होता है। ठीक है, पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि पत्ती के नीचे या पत्ती के ऊपर ही छोटे छोटे छिद्र होंगे जो कि आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेगा। ठीक, तो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा दो किडनी के आकार की शेप की सेल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। ये हमारे स्टोमेटा है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया ये लीफ के ऊपर यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जैसे कि बताया, और इसको ही हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा।
स्टोमेटा, ठीक है, इसको ही हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये क्या होता है, किडनी जो होती है किडनी की शेप में होती है, यानी कि मैं इसको बड़ा करके बताऊं तो ये ऐसे होगा, ये किडनी का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो किडनी की शेप का है, इसको हम लोग गार्ड सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ड सेल, ठीक, इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल का क्या काम, गार्ड का क्या काम होता है, रक्षा करना होता है, ठीक उसी तरीके से टोमेटो का जो हमारी लीव्स होती है उसका काम होता है गार्ड सेल का रक्षा करता है, जो हमारी लीव्स का होता है, ठीक। ये वायुमंडल के गैसेस का आदान प्रदान करता है, ठीक है, जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, इन सब का ही काम होता है। वाष्पोषण की क्रिया भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, ठीक है। जड़ों की एपिडर्मिस सेल जो होती है, एपिडर्मिस सेल होती है, वो पानी को सोखने का कार्य करती है, यानी कि जड़ों में जो एपिडर्मिस सेल होगी वो जड़ों पानी को सोखने का काम करेगी। जो जड़ों में छोटे छोटे बाल, आपने देखा होगा कभी कभी कि जड़ों में छोटे छोटे रोम जैसे स्ट्रक्चर होता है और बाल जैसी संरचना होती है, उसको ही हम लोग रोम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी रूट है एक तरीके से, ठीक है, ये रूट है, इसमें छोटे 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 जो भी स्ट्रक्चर होगा, बाल जैसी संरचना होगी, बहुत महीन होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो पानी को सोखने का ज्यादा से ज्यादा काम करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रोम कहते हैं, इसको हम लोग रोम कहेंगे। अगर जड़ों से ज्यादा पानी होंगे तो अवशोषण की शक्ति जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी जब जड़ों में जो रोम्स होंगे वो अगर ज्यादा होंगे तो पानी सोखने का या फिर फूड मटेरियल सोखने का जो काम होगा वो ज्यादा हो जाएगा इनका, और ज्यादा शक्ति भी होगी। इसी तरीके से जैसे मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, राजस्थान वगैरह में जो मरुस्थल जगहों पे पौधे जो होते हैं, उनकी बाहरी सतह पर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का एक लेप होता है, यानी कि हल्की हल्की कांटेनुमा संरचना होगी, वो उसको ही क्यूटिकल लेप कहते हैं, ठीक है। द्वितीय विभोज्योता की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स के रूप में होती है, उसको हम लोग कॉर्क नामक सेल के परतों की बनी होती है। जो हमारे एक कॉर्टेक्स सेल होती है वो हमारे कॉर्क नामक सेल के द्वारा बनी एक लेयर होती है। इनकी छालों की जो सेल होती है, जो छाल आप लोग देखते हैं पेड़ों में ब्राउन कलर के स्टेम के छाल निकल आती है, वो हमारी मृत कोशिका के थ्रू बनती है, ठीक है। ये बिना अंतः कोशिका स्थानों को व्यवस्थित होती हैं, ये मतलब अपने आप कोई व्यवस्थित नहीं होती हैं, बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि ये कहीं ऊपर कहीं खावड़ ऊंची नीची होती रहती हैं। इनकी भित्ति पर सबमरीन नामक एक पदार्थ होता है जो कि इन छालों को हवा तथा पानी के अशेष होने से रोकता है। तो ये हमारा था कि सिंपल टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या है। तो हम लोगों ने सिंपल टिश्यू की बात करी और इतना मैंने आपको बताया। अब हम लोग यहाँ पर जटिल टिश्यू की बात, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक की बात करेंगे। जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम लोग जटिल ऊतक की बात करेंगे। जो अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं, यानी कि जो हमारे सिंपल टिश्यू होंगे उसी से बन के ही तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि जटिल टिश्यू बनेगा, ठीक है। जटिल ऊतक एक अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक से अधिक ज्यादा जो हमारे स्थायी ऊतक होंगे उनसे मिलकर बने होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम भी इसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ही आते हैं, यानी कि जो जटिल टिश्यू होंगे उसी के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आएगा। इन दोनों के वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि जाइलम को और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। यह आपस में मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि जो हमारा फ्लोएम और जाइलम होगा वो हमसे
आपस में मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। ये वेस्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स पौधों की एक विशेषता होती है, यानी कि जटिल पौधों की एक विशेषता होती है जो स्थलीय वातावरण के रहने के लिए अनुकूल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि आपके क्या कहते हैं बुक्स में दिया होगा कि जटिल कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर बना होगा या फिर बनी होगी, तो उसमें ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाएं कार होती हैं। ठीक, कैसे नलिकाकार होती हैं, जैसे कि ये देखें आप, ये नलिकाकार होंगी एक तरीके से। ठीक है, जो कि आपके ट्रैकेट्स और वाहिकाओं की संरचना जो होगी वो नाली के आकार की होगी। इसके द्वारा फूड और वाटर का संवहन होता रहता है, यानी कि जो हमारा फूड मटेरियल होगा, वाटर होगा, उसका ये आदान प्रदान करते रहने, ले जाना और लेकर आना। ठीक है, पैरेन्काइमा फूड का जो संग्रह करता है, ये पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड का संग्रह करता है, यानी कि स्टोरेज करता है। और जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का काम करती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी कि जो फ्लोएम होगा हमारा वो विभिन्न पत्तियों तक का अपना काम करेगा। तो ये फ्लोएम जो होता है हमारा, तो विभिन्न प्लांट के हर जगह तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम होता है कि फूड को, हर मिनरल्स वगैरह फूड को लेके जाना, पत्तियों तक का, जड़ों तक का, जो भी उनका काम होगा वो अपना पहुंचाएंगे। फ्लोएम की पत्ती विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। और फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित, ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं और कुछ फ्लोएम को छोड़कर बाकी सब मृत कोशिकाओं में या जीवित कोशिकाओं की होती हैं। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपकी बुक में स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो आज ये हमारा था प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लांट टिश्यू होता क्या है। प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है और एक हमारा परमानेंट यानी कि विभोजी ऊतक और स्थायी ऊतक होता है। और परमानेंट टिश्यू में मैंने जैसे कि आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में हमारा जो क्या कहते हैं सिंपल टिश्यू था, उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हमारा पैरेन्काइमा होता है, उसका पैरेन्काइमा क्या काम करता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। ठीक उसी के बाद कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा का क्या काम होता है, जो पौधों को लचीला बनाता है, जैसे कि हमारे जो नदियों और तालाबों में पौधे होते हैं उनको फ्लोट करने का काम आता है। फिर उसका स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा के बाद फिर हमने आपको बताया जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो जैसे कि हमने आपको बता दें, कुछ ही जो स्थायी ऊतक होते हैं उन्हीं से मिलकर हमारा जटिल ऊतक बनता है। ठीक, तो ये इतना आज हमारा आज के लिए इतना काफी है, और मैं आपको आगे एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊंगा। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को तक पहुंचाइए जो हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गुड बाय।